मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना का ऑफिस तोड़ने की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना का ऑफिस तोड़ने पर राउत ने कहा कि ये एक्शन बीएमसी के अधिकारियों का है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं एक प्राइवेट चैनल से बातचीत में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जो लोग हमारी पार्टी को बाबर सेना कह रहे हैं वो ये जान लें कि हम वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। चैनल से बात करते हुए राउत ने कहा कि कंगना का दफ्तर तोड़ने की कार्रवाई का समय सही है या नहीं, इसका जवाब बीएमसी के कमिश्नर दे सकते हैं। ये मामला हाईकोर्ट में है और इस पर मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। राउत ने यह भी कहा कि कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई का जवाब बीएमसी की ओर से हाई कोर्ट में दिया जाएगा। हालांकि राउत ने यह समझाने की कोशिश की कि मुंबई में हुआ एक्शन कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कंगना रनौत के पहुंचने से पहले यहां काफी देर तक हंगामे की स्थिति देखने को मिली। एक और बीएमसी ने मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध बताकर गिरवा दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ के रास्ते मुंबई पहुंची कंगना के समर्थन और विरोध में हजारों लोग एयरपोर्ट पर दिखे। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और करणी सेना के लोग भी कंगना के समर्थन में एयरपोर्ट पर डटे रहे, जिसके कारण यहां पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी का एक्शन लेना उद्धव ठाकरे सरकार पर उल्टे दांव की तरह पड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा विपक्षी दल बीजेपी और सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आने के बाद अब सत्ताधारी गठबंधन की साझीदार एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। पवार ने कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय पर बुलडोजर चलाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेहद गैर जरूरी एक्शन करार दिया है। आपको बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना सरकार के बीच जुबानी जंग बुधवार को तोड़फोड़ तक पहुंच गई। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी उनके ऑफिस जेसीबी लेकर पहुंच गए। अवैध निर्माण के आरोप में एक्शन लेते हुए बीएमसी ने कंगना के ऑफिस की बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। डिमोलिशन की इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया पर भी उद्धव ठाकरे सरकार को इसे लेकर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार को उनके ही साझीदार शरद पवार का साथ नहीं मिला है। बुधवार को पवार ने बीएमसी के इस एक्शन को गैर जरूरी बताया है। एनसीपी चीफ ने कहा कि मुंबई में कई ऐसी अवैध इमारतें हैं, ऐसे में बीएमसी अधिकारियों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, यह देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई ने गैर जरूरी तौर पर लोगों को अवसर दे दिया है कि वे इस पर बोलें। शरद पवार की इस टिप्पणी से ठाकरे सरकार की किरकिरी होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उन्हें किसी भी तरह परेशान नहीं किया जाएगा। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इस आरक्षण कानून को बनाया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने इस मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया, जिसका गठन प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े करेंगे। इन याचिकाओं में शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2018 के कानून का जो लोग लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण कानून 2018 में बनाया था।
बंबई हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में इस कानून को वैध ठहराते हुए कहा था कि 16% आरक्षण न्यायोचित नहीं है और इसकी जगह रोजगार में 12 और प्रवेश के मामलों में 13% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोरोना का संक्रमण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शिमला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा ने एक बयान में बताया कि कोविड-19 के हाल ही के आंकड़ों से पता चला है कि वायरस का सामुदायिक स्तर पर फैलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मरीजों के न तो संपर्कों का पता चल रहा है और न ही उन्होंने कोई यात्रा की है, जिससे साबित होता है कि सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मंगलवार तक कोरोना वायरस के 7,832 मामले हैं। प्रदेश की आबादी करीब 70 लाख है। उन्होंने कहा, इसलिए डॉक्टरों की आशा कार्यकर्ताओं के साथ मासिक बैठक 7 सितंबर को शिमला में खुले आसमान के नीचे की गई थी, क्योंकि खुली हवा और धूप वायरस के फैलाव को कम करते हैं। उन्होंने बताया कि शिमला जिले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य महकमे की नियमित बैठकें एवं कार्यशालाएं खुले में आयोजित करने का अभियान शुरू किया है और 7 सितंबर की बैठक इस मुहिम का हिस्सा थी। चोपड़ा ने कहा कि जहां भी मुमकिन हो बैठकें एवं कार्य खुले में किए जाने चाहिए। प्रदेश में संक्रमण के कारण अब तक 59 मरीजों की मौत हो चुकी है। विशेष सचिव निपुल जिंदल ने बताया कि राज्य में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 2316 हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के सांसद ने ट्रंप को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता कराने के लिए नामित किया है। ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ही इजराइल और यूएई ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया और 72 साल बाद दोनों के बीच टकराव खत्म हुआ। अब 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसका औपचारिक समारोह आयोजित करेंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने 13 अगस्त को घोषणा की थी कि वे अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत पूर्ण कूटनीतिक संबंधों को स्थापित कर रहे हैं। पिछले महीने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर चर्चा हुई, जिसके बाद इस समझौते को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अमेरिका ने कहा था कि यह ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता महत्वपूर्ण क्षेत्र में शांति को और आगे बढ़ाएगी। इस समझौते के तहत इजराइल को पश्चिम तट के कुछ हिस्सों को अपने आधिकारिक क्षेत्र में मिलाने की अपनी योजना पर रोक लगानी है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा, दूरसंचार और अन्य मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौते कराने का फैसला किया गया है। दोनों देशों के बीच पहला व्यावसायिक विमान भी उड़ा है।